हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर की अभी तक हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2। दोनों एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिए हैं एंड दोनों एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स वो भी हमने कर ली। लास्ट लेक्चर मेरा 7.2 की जो 3 एग्जाम्पल्स में उन पे बेस्ड था, तो आई होप आपने वो एग्जाम्पल्स भी कर ली होंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले। तो आज के लेक्चर में हम इसका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं और एक क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि यार ये एक्सरसाइज किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे आपको 7.1 करवाई, तो 7.1 है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इसमें यूज हो रहा था ASA कॉन्ग्रेंसी रूल, या फिर SAS, या फिर AAS। इन 3 क्राइटेरिया की वजह विद द हेल्प ऑफ दीज क्राइटेरियाज हम 7.1 को कंप्लीट कर पा रहे हैं। उसके बाद 7.2 आपने कंप्लीट की। 7.2 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? 7.2 में ऑफ कोर्स जो 7.1 में आप पढ़ चुके हो उसका रोल तो है ही है, साथ में 2 नई थ्योरम्स आप सीखते हो 7.2 में, जिसके हमने प्रूफ भी कर लिए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो ये 2 थ्योरम्स जिनके प्रूफ हमने किए, उस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.2। अब बात आती है 7.3 की। इसमें आप 2 नए क्राइटेरिया आज सीखने वाले हो। नंबर 1 SSS, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, एंड देन RHS। तो ये क्या है पहले इनको समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर, दिस योर सिलेबस जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें SS कॉन्ग्रेंसी रूल हो गया हमारा, ASA इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। ये थ्योरम का प्रूफ आपको फाइनल में आ सकता है, या फिर अगर मिड टर्म एग्जाम में ट्राइंगल आ रहा है तो हो सकता है टीचर आपको इस थ्योरम का प्रूफ दे दे, तो प्रूफ कर लेना। मैंने काफी डिटेल में ये प्रूफ आपको समझा रखा है, ठीक है। नाउ SSS, तो ये कॉन्ग्रेंस रूल आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद RHS, ये 2 है जिसमें 7.3, और ये दोनों थ्योरम्स इनका प्रूफ मैं आपको करवा चुका हूं जिसपे 7.2 बेस्ड थी। अब SSS और RHS क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले SSS और कॉन्ग्रेंस रूल जितने भी आप सीखते हो उसमें सबसे इजी हमारा SSS ही है, साइड साइड साइड। 2 ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट होती है, उनकी शेप और साइज एकदम सेम होता है। SSS से भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं। माय डियर, इफ यू हैव दिस ट्राइंगल ABC एंड दिस ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो अभी हम मान रहे हैं AB के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है हमने PQ रखा है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने PR लिया है, और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग QR लिए। अगर आप PQ ट्राइंगल को रोटेट कर दोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग की पोजीशन बदल भी जाती है, बट अभी हम AB, PQ, AC, PR, BC और QR को कॉरेस्पॉन्डिंग मान के चल रहे हैं, राइट। तो SSS क्या कहता है? वेरी सिंपल स्टेटमेंट, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर आल्सो दिस वन। 2 triangles are congruent if 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of the other triangle. Corresponding sides हमारी equal होनी चाहिए 2 triangles की। My dear, if I write AB is equal to PQ and AC is equal to PR and BC is equal to QR, sides हमने equal कर दी। ABC triangle की 3 sides PQR की जो 3 साइड्स है उनके इक्वल कर दी। तो भाई साइड्स इक्वल है तो क्या SSS, इसको बोले SSS। बाय SS कॉन्ग्रेंस रूल यू कैन राइट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। इतना इजी। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या हो रहा है। जैसे आपको पता है व्हाट इज SAS? SAS 2 sides and the included angle of one triangle is equal to the 2 sides and included angle of the another triangle corresponding part।
तो जब ये इक्वल होंगे तो बाय SAS वी कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से ट्रिपल S है, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल नहीं नजर आ रही लेकिन सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तो एक ट्राइंगल को आप घुमा लो कोई दिक्कत नहीं। AB अगर QR के इक्वल आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, PQR को घुमा लो, AB की कॉरस्पॉन्डिंग QR आप लिख सकते। तो SSS सबसे इजी क्राइटेरिया है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का। ओके, सिर्फ साइड्स को इक्वल देखना आप। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो एज ए SSS कॉन्ग्रुएंस रूल तो दिमाग में रहेगा ही। नेक्स्ट इज RHS, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहां पर आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, मैं यहां पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, RHS इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग ABC is a triangle and here PQR is another triangle, okay? और मैं आपको बोल रहा हूं AB is equal to PQ। इन दोनों ट्राइंगल में मैंने लिखा AB is equal to PQ, फिर मैंने लिखा सर BC is equal to QR। आप गिवन इंफॉर्मेशन समझ लो, ये BC is equal to QR, ये भी गिवन समझ लो और ये भी गिवन है, और इसमें एक एंगल हमें इक्वल दे दिया गया जहां हमें पता चल गया किसी भी तरह से एंगल C ABC ट्राइंगल का और एंगल R दूसरी ट्राइंगल का, ये भी गिवन समझ लो। दो ट्राइंगल्स में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख चुका हूं, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, एंगल C इक्वल टू एंगल R। अब आप मेरे को ये बताओ, आपने SAS पढ़ा, आपने ASA पढ़ा, आपने ASA पढ़ा, आपने SS अभी देख लिया, इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया यहां पे यूज हो रहा है, बस आप ये बताओ। ध्यान से देखो, AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, और ये वाला एंगल C एंगल R के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ABC एंड PQR, बताइए कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स कहें सर यहां पे SAS यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में क्या आएगा, सर दो साइड्स हैं और एक एंगल है तो SAS यूज हो रहा है। बट माय डियर बी केयरफुल हेयर, SAS इसका ये मतलब होता है जो दो साइड्स आप इक्वल ले रहे हो उनके बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। A सेंटर में रखा है भाई, S के दो S के बीच में A है, तो इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल चाहिए। तो यहां पर एंगल C और एंगल R को देखो, क्या ये इंक्लूडेड एंगल है? यानी AB और BC अगर आप इस ट्राइंगल की दो साइड्स ले रहे थे तो उनका इंक्लूडेड एंगल कौन है? उनका इंक्लूडेड एंगल तो B है, बट मैं यहां तो एंगल C ले रहा हूं, तो इसलिए SAS तो मैंने यहां पे लिख ही नहीं सकता इस कंडीशन पर। इज इट क्लियर? इंक्लूडेड एंगल लेना होता है, दो साइड्स के बीच का एंगल लेना होता है, जो दो साइड्स आपने इक्वल ली है उनके बीच का एंगल लेना होता है, तभी आप उसको SAS बोल सकते हो। तो इट इज वेरी क्लियर, जो मैंने आपको सिचुएशन दी है इसमें आप SAS नहीं यूज कर सकते। डन। फिर एक बच्चे ने बोला सर SSA है, सर दो साइड्स हैं और एक एंगल है, SSA है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, SSA कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है, ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल ही नहीं है कि जिससे आप दो साइड्स इक्वल कर दे और एक एंगल कोई ले लो, इंक्लूडेड वाला नहीं, कोई और एंगल जैसे इस सिचुएशन में मैंने आपको दिया, और ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट, नो, ऐसी कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन सकती। इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन कि कोई भी दो साइड्स एंड एनी एंगल नॉट इंक्लूडेड वाला तो आप बोलो कॉन्ग्रुएंट, नो, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो फिर भाई कौन सा क्राइटेरिया लगाए? तो एक बच्चे ने बोला ASS कर दो ASS ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, A उठा के आपने पहले कर दिया, इंक्लूडेड एंगल है ही नहीं। तो फिर कौन सा क्राइटेरिया यहां पे लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, जब भी दो साइड्स आप कर रहे हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है, हमेशा वहां पे RHS लग रहा होगा। RHS, ये जो एंगल C और एंगल R है ना, ये उस ट्राइंगल के राइट एंगल होंगे, 100% राइट एंगल होंगे, दोनों के 90 डिग्री वाले एंगल होंगे जब वो इंक्लूडेड नहीं होगा और दो साइड्स आप ले रहे होंगे। तो देखो यहां दो साइड्स ले रहे हो और एक एंगल ले रहे हो, जो एंगल ले रहे हो वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ये पक्का 90 डिग्री का एंगल है, वो तो क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा। और उस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड आपने ले रखी होगी, यानी जैसे AB ले रखा है और यहां पर R के अपोजिट PQ ले रखा है,
तो ये जो ए बी और पी क्यू होंगे ये उस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज होंगे, वो जो राइट ट्राइंगल होंगे उसके हाइपोटेन्यूज होंगे, और बी सी कोई भी हमारी एक साइड होगी उसमें से। आते समझ? तो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आप नहीं ले रहे हो तो वो 100% कौन सा क्राइटेरिया है? RHS है। राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर जो दो साइड्स बच गई ना राइट ट्राइंगल की, उसमें से कोई एक साइड हो, तो इसको बोलते हैं RHS। तो कभी भी दो साइड्स ले रहे हो और एक एंगल ले रहे हो और एंगल इंक्लूडेड नहीं है तो उसको SSA लिख के मत आना, वो हमेशा RHS होगा और जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, आप देख लेना। तो यहां पर मैं प्रॉपर दो राइट ट्राइंगल बना रहा हूं, ABC and now PQR. Now I am writing AB is equal to PQ, ये AB और PQ दोनों इक्वल ले ली, एंड आई एम राइटिंग AC is equal to PR, ये AC और ये PR दोनों इक्वल ले ली। अब मैं एंगल A और एंगल P अगर इसको इक्वल लेता हूं, ध्यान से समझना, अगर एंगल A और एंगल P को इक्वल लेता हूं तो आप इसमें, बेशक ये राइट ट्राइंगल है तो आप ऐसा नहीं कि राइट ट्राइंगल आप RHS ही लगाते फिर हो, एंगल A और एंगल P को अगर ले रहा हूं तो ऐसे ही लगेगा, क्योंकि जो दो साइड्स इक्वल आप ले रहे हो उसके इंक्लूडेड एंगल आपने लिए, तो आपको SAS ही लिखना है। बट आपने एंगल अगर A नहीं लिया, आपने बोला एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो फिर आप इसको SAS नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल B इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो फिर कौन सा क्राइटेरिया लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे बाय RHS, बाय RHS। व्हाट इज मीनिंग ऑफ R? राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज है, S फॉर एनी साइड है। तो देखो हाइपोटेन्यूज इसमें आ रहा है, एक 90 डिग्री का अगर है तो AB कोई साइड आ गई, BC और AB में से AB ले लियो। तो RHS कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो रही। इज इट क्लियर? तो RHS में बस यही कॉन्सेप्ट है, SAS से कनेक्ट कर लेना। अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दो साइड्स आप ले चुके हो, इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो RHS है वो, अगर इंक्लूडेड एंगल है तो SAS लिखना है, दैट्स ऑल। स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, दिस इज RHS। Two right triangles are congruent if the hypotenuse and the side of one triangle are equal respectively to the hypotenuse and the side of other triangle। यानी दो साइड्स होनी चाहिए जिसमें एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो वो RHS लग जाता है। राइट ट्राइंगल तो वो है ही है पहले से, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये दो क्राइटेरियाज नए हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे 7.3 को कंप्लीट करने के लिए। ऑफ कोर्स जो प्रीवियस हमारे क्राइटेरियाज हैं उनकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वो कभी भी क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्या सीखा? SSS एंड RHS। तो अब हम एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स आपको ध्यान से समझने होंगे। एक बार समझ में आ गए तो पूरी एक्सरसाइज आप खुद से भी निपटा सकते हो। This is your question number 1. Read it. A triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D on the same side of the side BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that. अब जो डायग्राम बनेगी वो तो आपको गिवन होगी, फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। कल को गिवन नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। देखो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है जिसका नाम है ABC, डन। एक ट्राइंगल और है जो इसी बेस पे बनी है BC पे, और BC के एक ही साइड में दोनों पॉइंट है A एंड D, तो D को उसने यहां पे रखा हुआ है, ये आ गया आपकी BDC ट्राइंगल, डन। उसके बाद A से D को ज्वाइन किया हुआ है और इसको एक्सटेंड किया है यहां BC की तरफ, ठीक है। If AD is extended to intersect BC at P, तो BC को ये P पे काट रहा है। तो this is your diagram. I hope it is clear. And both the triangles are isosceles. ABC बड़ा वाला ट्राइंगल ये आइसोसेलेस है, यानी AB और AC इक्वल रखना आपको। देन BDC, तो इसमें ये BD और DC ये भी इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी
कॉमन बेस है इसका BC, बाकी कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन। आई होप आप गिवन वगैरह सब लिख लेंगे। यू कैन राइट गिवन, यू कैन राइट टू प्रूफ, सामने दिख रहा है। प्रूफ इज वेरी सिंपल, 4 के 4 पार्ट्स आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रेंट करना है। ABD ABD ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, बटरफ्लाई बना है ऐसा ना, तितली सा बना हुआ ऐसे ये 2 ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट करना। सामने दिख रहा है मेरे को, आपको भी दिख गया, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। कैसे? SSS से देखो, AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू DC और AD कॉमन है। ट्रिपल S जो अभी सीखा वही क्राइटेरिया फर्स्ट पार्ट में लग रहा है। देखो कितना फर्स्ट पार्ट इजी है, हो गया ये। यू कैन राइट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जल्दी से लिखो। AD इज इक्वल टू AD, सर इट इज कॉमन। फिर लिखो AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। फिर लिखो BD इज इक्वल टू DC, सर इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। देयरफॉर बाय SSS congruence rule, what you can write? You can write triangle ABD is congruent to triangle ACD. First part hence proved. इतना इजी। अब यहां से जैसे आपने ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट किए तो यहां से कुछ आपको मिला क्या? सर इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, CPCT। तो हमें अभी फिलहाल कौन सा पार्ट लेना है? नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए you have to note down this angle and this angle। इसको मैं नाम दे रहा हूं 1, इसको दे रहा हूं 2। आप भी डायग्राम में ये नंबरिंग किया करो। अगर मैं लिख रहा हूं 1 2, आपने मानो प्रूफ याद ही कर लिया 1 2, डायग्राम में 1 2 नहीं लिखा है, पूरा क्रॉस हो जाएगा। डायग्राम में भी बताना है 1 2 कहां है। तो आई एम राइटिंग हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूं और इसको लिख रहा हूं CPCT। और ये 1 2 बहुत काम आने वाला है कि दोनों एंगल इक्वल है, उससे हमारा AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, उसका भी एक पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। बट फिलहाल 1 2 को कहां मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट जो आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं वो है ABP और ACP। ABP ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ACP। अब इनको कॉन्ग्रेंट करना है। इसमें देखो AP कॉमन आ रहा है, ये भी बढ़िया है। एंगल 1 2 के इक्वल है, ये भी बढ़िया है। और AB और AC ये ऑलरेडी इक्वल है। तो इसमें लग रहा है SAS, जो 2 साइड्स ले रहा हूं वो इंक्लूडेड एंगल ले रहा हूं, तो SAS से ये कॉन्ग्रेंट हो रही है। तो मेरे बच्चे सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, बस ये 2 ट्राइंगल्स पकड़ लीजिए आप। तो ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। Here you write AB is equal to AC, sir it is given information, angle 1 equal to angle 2 proved above, अभी जस्ट देखो प्रूव किया हमने CPCTs, and then AP is equal to AP कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SAS। तो नाउ यू कैन राइट therefore by SAS congruence rule triangle ABP is congruent to triangle ACP। ठीक है, यही प्रूव करना था, यही करना था, hence proved। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब जब 2 ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रेंट कर दी, यहां से भी तो कुछ मिला। क्या मिला देख लेते हैं। यहां से मेरे को एक तो मिला BP इज इक्वल टू PC CPCT, साथ में मिला ये एंगल, ये 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT। अब यहां से एक पार्ट और हमारा बनेगा। तो आई एम राइटिंग हेयर देयरफॉर आई कैन राइट BP इज इक्वल टू PC एंड आई कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीजन देंगे CPCT। डन। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट पार्ट को देखो पहले है क्या। नेक्स्ट पार्ट का रहा है AP बाइसेक्ट एंगल A। वो तो पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल A बाइसेक्ट हो चुका है क्योंकि 1 2 के इक्वल है। और साथ में AP D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को। तो ये है हमारा एंगल D। तो उसके लिए यार ये 2 ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रेंट कर लेता हूं, DPB और DPC। और भी मेरे पास वे आउट है
ये वाले एंगल को बाइसेक्टर दिखाने के लिए कि डीपी उसका बाइसेक्टर है। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी मैं लगा सकता हूं, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी चल रहा है तो मैं कॉन्ग्रेंट से ही इनको कॉन्ग्रेंट करूं, कॉन्ग्रेंसी रूल ही लगाऊं तो आपके लिए इजी रहेगा। उसमें एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल लग रहा है, जो दो छोटी ट्राइंगल बच गई हमारी, डीपीबी डीपीसी, इनको आप कॉन्ग्रेंट करो तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, सीपीसीटी से बात बन जाएगी। फिर हम लास्ट वाला पार्ट करते हैं। तो आई एम टेकिंग नाउ ट्राइंगल डीपीबी एंड डीपीसी। इन ट्राइंगल डीपीबी एंड डीपीसी, you just write dp is equal to dp common, okay, and then you write bd equal to dc। सर ये bd dc के इक्वल क्यों ले रहे हो? इट इज गिवन इंफॉर्मेशन माय डियर, गिवन इंफॉर्मेशन। और bp is equal to pc, proved above, it is proved above। देखो यहां प्रूव कर रखा है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल यू कैन राइट ट्राइंगल डीपीबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीपीसी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने का क्या मकसद था? और बाइसेक्टर दिखाना उसको एंगल डी का। यहां पर मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूं, ये एंगल, ठीक है, ये रेड कलर से जो आर्क लगा रहा हूं, ये एंगल मैं रख रहा हूं 5 और रख रहा हूं 6। आप भी डायग्राम में 5 6 लिख लें। तो हेयर यू कैन राइट देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इसकी नंबरिंग में रखता हूं 2 और इसकी नंबरिंग रखी है मैंने 1। तो आपको यहां पे लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे मिला था 1 इक्वल टू 2 और 5 इक्वल टू 6। और इन दोनों से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एडी या फिर एपी bisects angle A as well as angle D। 1 2 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है। 1 2 के इक्वल है तो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है AP के द्वारा। 5 6 के इक्वल है तो एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है AP के द्वारा। दैट्स ऑल। थर्ड पार्ट डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। यहां तक तो बात है बाइसेक्टर की, वो प्रूव हो चुका है, क्योंकि बीपी और पीसी को आप इक्वल बता चुके हो बाई सीपीसीटी। बाइसेक्टर वो बीसी का बन चुका है। अब बताना है परपेंडिकुलर, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पी पे। तो मेरे बच्चे आपने लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहीं से शुरुआत करेंगे। नाउ यू जस्ट टेल मी, क्या एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। हाउ? लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180। और 3 और 4 तो इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव किया बाय सीपीसीटी। तो 3 और 4 क्योंकि इक्वल हैं तो दोनों 90 90 के ही होंगे ना, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180। तो एंगल 3 हमने 90 बता दिया, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 दोनों कितने कितने डिग्री के? 90 90 डिग्री। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एंगल 3 और 4 का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर, देयरफॉर 3 और 4 बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 3 4 के इक्वल ऑलरेडी हम बता चुके हैं। हो गया 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो हम यहां पर अब कंक्लूड कर सकते हैं, नाउ बीपी इज इक्वल टू पीसी, ये पीसी है भाई, बीपी इक्वल टू पीसी एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। दोनों को हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर वी कैन से AP is what? Perpendicular bisector। AP is what? Perpendicular bisector। Perpendicular bisector of what? BC। Hence proof। Perpendicular bisector का मतलब होता है वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और उस BC साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। तो BP इक्वल टू PC, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारी साइड, और 90 डिग्री का एंगल हमने ये बताया, तो मतलब वो परपेंडिकुलर भी है। दैट्स ऑल। तो ये था बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट्स थे। आई होप आपको समझ आ गया। SSS और RHS क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमारे जो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस बच गए, तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।